दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है मेरी आरुषि पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग। आखिर अमितेश को क्यों इस घर में सब कुछ उलझा हुआ सा लग रहा था। आखिर बालकनी में कौन था, अनुपमा या आरुषि? अब आगे। अमितेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी तेज चलती सांसें खिड़की से आती सूरज की गर्मी का सहारा पाकर अब नॉर्मल होने लगी, लेकिन उस डरावने सपने का कुछ असर अब भी बाकी रह गया था। वह जब तक तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंचा, तभी तक सब जन नाश्ता कर चुके थे। खाना सर्व करने वाली लड़की ने उसे बताया कि अनुपमा उसका बाहर इंतज़ार कर रही है। अमितेश ने जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाया और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर आते ही अमितेश ने अनुपमा को कार के पास खड़े हुए देखा। उनकी नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि अमितेश देरी के लिए माफ़ी मांगता, उसने अमितेश को अंदर कार में बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अनुपमा ने गाड़ी स्टार्ट की और बोली, सीट बेल्ट लगा लेना अच्छे से। रास्ता सुंदर और निर्जन था, लेकिन वह काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रही थी। कहीं कहीं एक आध आदमी दिखाई दे जा रहा था। गाड़ी की तेज़ चाल और भी तेज़ होने लगी। इन घुमावदार रास्तों पर वही इंसान इतनी तेज़ ड्राइविंग कर सकता है जो अपनी जान हथेली पर रखकर गाड़ी चलाए। सड़क के किनारे की 100 फीट गहरी खाई भी उसकी कार की स्पीड को कम नहीं कर सकी और ड्राइविंग की रफ्तार को बिल्कुल भी कम नहीं करा पाई। गाड़ी चलाती अनुपमा को अमितेश कनखियों से ताकता रहा। उसके बंधे हुए बाल में से कुछ एक दो लटें आज़ाद होकर बार बार आँखों पर आ जाती और वह उन्हें हटाती रहती। अमितेश को यह खेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वह चुपके चुपके उसे ही घूर रहा था। अचानक अनुपमा ने कहा, ज़रा स्टेयरिंग पकड़ना। क्या? अमितेश कुछ नहीं समझ पाया। वह फिर बोली, अरे ज़रा स्टेयरिंग पकड़ो ना। अमितेश के स्टेयरिंग अपने हाथों से पकड़ते ही उसने अपना हाथ स्टेयरिंग पर से हटा लिया और अपने बालों से जूड़ा बनाने लगी। इस समय वह अमितेश के बेहद करीब थी। उस पल अमितेश को ऐसा लगा जैसे वह अनुपमा नामक इस चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ एक नाग हो। तभी उसने अमितेश को हटने का इशारा किया और वापस अपने हाथ बालों से हटाकर स्टीयरिंग पर जमा लिए। इस दौरान अनुपमा की उंगलियां काफ़ी बार अमितेश की उंगलियों से एक दो बार टकराई और उन दोनों ने एक दूसरे को अनजाने में छू लिया। अमितेश को यह स्पर्श बड़ा अच्छा लगा, पर अनुपमा का चेहरा बिल्कुल भावहीन ही रहा। अमितेश उस घुन्नी लड़की को देखता रह गया। फिर दोनों में से पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वह बोली, अरे जानते हो अमितेश, कई बार तो इन रास्तों पर हादसे ऐसे जगहों पर होते हैं जहां बचाव दल भी नहीं पहुंच पाता, और तो और कई बार लाश भी नहीं मिलती। अमितेश ने अनुपमा को देखा, पर क्या वह अनुपमा थी या फिर उसके भीतर कोई और था? वह थोड़ा सा डरा, पर अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उसे छुपाते हुए बोला, तुम इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चलाती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं डरती नहीं, डराती हूँ। मतलब? वह हंसी और बोली, मतलब कुछ नहीं, गाड़ी से उतरो, हम उस जगह पर पहुँच गए हैं। उसके कहने पर अमितेश ने भी ध्यान दिया कि गाड़ी तो रुकी हुई है, अब उन्हें यहाँ पर उतरना है। गाड़ी से उतरकर दोनों जंगल के बीच आ गए। अमितेश गाड़ी की डिक्की से कैनवास, टेबल,
कुर्सियाँ और बाकी सारा सामान निकालता रहा और अनुपमा कोने में बैठी उसे देखती रही। सब कुछ सेटिंग करके अमितेश ने उसे सामने आने का इशारा किया तो वह भी बिना कुछ बोले हुए उसके सामने आकर बैठ गई अपनी पेंटिंग के लिए। अमितेश अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, आरुषि का चेहरा तुम कैसे बनाओगे? मेरे मन ने उनकी फ़ोटो को अपने अंदर उतार लिया है। ऐसे कैसे? अगर उसकी तस्वीर अपने पास नहीं रखोगे तो क्या मेरे चेहरे को देखकर उसकी तस्वीर बनाओगे? इस बात पर अमितेश को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वह बोला, मेरा काम आप मुझे ही करने दे। तो फिर तुम भड़क क्यों रहे हो? सॉरी, पर मैं अपने काम में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर मैं काम चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह भी गुस्से में बोल पड़ी, काम चोरी? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुमने आरुषि को देखा ही कितना है जो बिना उसकी तस्वीर के उसके चेहरे को बना लेने का दावा कर रहे हो? बताओगे ज़रा? अमितेश लंबी सांस भरकर बोला, मैंने शायद उन्हें सबसे ज़्यादा देखा है। उनके दाहिने कान के अंदर एक तिल है और आप दोनों की आँखों की बनावट में बस थोड़ा सा ही अंतर है। और भी बहुत कुछ है, बताऊं? कुछ समय के लिए दोनों की आंखें मिली और अनुपमा ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। शायद उसने अनकहे ही हार मान ली थी। धीरे से बोली, आई एम सॉरी। धोखे के डर से भरोसा करना मत छोड़ो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अमितेश चलकर अनुपमा के पास आ गया। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहता, देवदार के पेड़ों के बीच से झांकता आकाश काले बादलों से अचानक से घिर गया। अमितेश ने तुरंत सारा सामान बटोरा और कार की तरफ दौड़ पड़ा। अनुपमा भी बचा हुआ सामान लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ी। अभी सामान डिक्की में रखा ही था कि अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। अमितेश ने अनुपमा को तुरंत गाड़ी में बैठने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी का गेट चाबी से खुल ही नहीं रहा था और अब बारिश भी तेज़ होती जा रही थी। परेशान अनुपमा को देखकर अमितेश बोला, गाड़ी के बारे में बाद में भी सोचा जा सकता है, अभी बारिश से बचना ज़रूरी है। अमितेश ने इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई तो देखा उसे घने पेड़ों के बीच में एक झोपड़ी का पुराना ढांचा सा नज़र आया। उसने अनुपमा का हाथ पकड़ा और उसे ढांचे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। बारिश के साथ साथ अब तेज़ हवा भी चलने लगी थी। अनुपमा ने अपनी भीगी साड़ी के आंचल को शॉल जैसा तान तो लिया था, लेकिन फिर भी पारदर्शी साड़ी कितना और भला क्या ढकती। जल्दी जल्दी में वह अपना स्वेटर और शॉल गाड़ी में ही भूल आई थी। अमितेश से उसकी परेशानी अधिक देर तक नहीं छुपी रही। वह काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपना जैकेट उतारा और अनुपमा की तरफ बढ़ा दिया। अनुपमा ने ना में सिर हिलाया। अमितेश बोला, ओढ़ लो, यश चोपड़ा की फिल्म की हीरोइन लग रही हो। इतना सुनते ही अनुपमा के चेहरे पर लाज की लाली फैल गई। उसने अमितेश के हाथ से जैकेट ले लिया और उसे ऊपर से ओढ़ लिया और वह पहनते हुए बोली, और तुम? मैंने स्वेटर पहना हुआ है, तो मेरी चिंता मत करो। कुछ समय दोनों चुप रहे। तभी तेज़ आवाज़ के साथ अचानक से बिजली चमकी। अमितेश जैसे कांप गया। अनुपमा ने भी ये देखा। बोली, क्या हुआ अमितेश? अमितेश ने ज़रा झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे ज़रा बिजली से डर लगता है। ओह, वह बोली और अमितेश के ठीक बगल में आकर
खड़ी हो गई। वे दोनों झोपड़ी की एक कमज़ोर दीवार पर पीठ टिकाकर आकाश को देखने लगे। इस बार फिर से बिजली चमकी तो अनुपमा ने अमितेश की बाजुओं पर अपना हाथ रख दिया। इस बार अमितेश बिल्कुल डरा नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर शांत रहा। अरे, अब डर क्यों लग रहा है? अब तो तुम्हारे पास मैं हूँ, तभी तो डर लग रहा है। यह कहकर अमितेश अनुपमा के बेहद करीब चला गया। अब वे दोनों एकदम आसपास खड़े थे। उसका एक हाथ अनुपमा के हाथ में था और दूसरा झोपड़ी की दीवार पर रखा हुआ था। अनुपमा बस उसकी आंखों को देखती रही। अमितेश ने अनुपमा के माथे को चूमा तो अनुपमा की आंखें बंद हो गईं। दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही किसी स्त्री की तेज़ चीखों ने उन्हें होश में ला दिया। सामने से सुपर्णा और सुजीत वर्मा आते हुए दिखे। सुपर्णा लगातार चीखे जा रही थी। सुपर्णा और सुजीत को एक साथ देखकर अमितेश को ही नहीं, बल्कि अनुपमा को भी तेज़ झटका लगा था। अंधेरा हो जाने के कारण उनका ध्यान अनुपमा और अमितेश की तरफ नहीं गया था। उन्होंने इन दोनों को नहीं देखा। बारिश के रुकने के बाद भी हवाओं का रुख नरम नहीं पड़ा था। तभी सुवर्णा चिल्लाते हुए बोली, यहाँ आने का क्या मतलब? बात तो घर में भी हो सकती थी ना? सुजीत ने गंभीर आवाज़ में जवाब दिया, तुम तो जानती ही हो कि घर में बात नहीं हो सकती। वैसे भी इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, तुम्हारा असली चेहरा जो सबके सामने आ जाएगा। बकवास बंद करो। और कितना बकवास करोगी? मैं सच जानती हूँ, इसलिए मेरे आगे मत चिल्लाओ। अचानक सुजीत भी चीख उठा, हाँ, मैंने ही अखबार में वह खबर छपवाई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आरुषि ने आत्महत्या नहीं की है। आरुषि का मर्डर हुआ है। बाप हूँ, कुछ तो करना था। यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। सब हाथ पर हाथ धरकर ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपनी बेटी खोई है। उसकी बात सुनते ही सुपर्णा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान खेल गई। वह सिगरेट सुलगाते हुए बोली, बेटी खोई है या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी खोई है? कम से कम मेरे सामने तो ये कंसर्न फादर होने का नाटक छोड़ो और सच बोलो। मुझसे यह सब छुपा नहीं रह सकता। तुम तो मुझे पेरेंटिंग पर लेक्चर ना ही दो तो अच्छा है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या चीज़ हो। जो औरत अपनी सगी बेटी से जलती हो, वह मुझे ज्ञान देती हुई अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? इस बात पर सुपर्णा ज़ोर से हंसी। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी, सबके सामने हूँ, समझे तुम? मैं नकाब ओढ़े हुए नहीं हूँ, लेकिन तुम, मुंह पर राम और मन में रावण। अब अचानक से अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाकर सुजीत बोला, सुपर्णा, मैं गले तक कर्ज में फंसा हुआ हूँ। वे लोग मुझे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मैंने सोचा था कि आरुषि के नाम पर जो भी रानी माँ ने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बेचकर अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा लूँगा और इस तरह अपना काम निकल लेगा। पर उस मूर्ख लड़की ने सब कुछ बिगाड़ दिया। केस का भी कुछ हो ही नहीं रहा था। मुझे लगा अखबार में खबर देने से मेरा दोहरा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो इस खबर के बदले अखबार वालों से मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा और फिर खबर दबाने के लिए रानी माँ से तगड़ी रकम वसूल कर लूँगा। पर मैं भूल गया था कि वह कमीना एडिटर मेरा दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारा एक्स आशिक भी है। अब यह बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ सोचते हुए सुपर्णा ने कहा, भाई वाह, अब की ना तुमने मेरे काम की बात। तो सुनो, तुम रानी माँ के पास जाओ और ठीक वैसा ही करो
जैसा तुमने पहले से प्लान किया था। आज भी मेरी माँ को अपनी बेटी से अधिक तुम पर भरोसा है, यानी मेरे एक्स हस्बैंड पर। इस बात को दबाने के लिए तुम उनसे जितनी कीमत मांगोगे वे चुपचाप दे देंगी। उन्हें अपनी झूठी शान भी तो बचानी है, लेकिन उस कीमत में मेरा भी हिस्सा होगा। बस इतना याद रखो तुम। रानी माँ की इकलौती बेटी को पैसों की क्या समस्या है भला? ताना मारने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? रानी माँ की वारिस तो अनुपमा मैडम है। मैं तो जैसे हूँ ही नहीं उनके लिए। मैं तो आज भी उनके वेतन पर गुजारा करने वाली केवल एक मुलाजिम हूँ। तभी सामने से आती गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए सुजीत बोला, चलो गाड़ी आ गई, चलो बैठो उसमें, बाकी की बातें गाड़ी में करते हैं। सुपर्णा गाड़ी में बैठने को हुई कि उसकी नज़र सामने खड़ी हुई बंगले की गाड़ी पर गई। बोली, अरे यह गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? हाँ, यह तो अपनी ही गाड़ी है, पर कोई नज़र नहीं आ रहा आसपास कहीं। चलो छोड़ो, आया होगा कोई, या हम तो चलते हैं। बंगले के किसी काम से कोई आया होगा बंदा। पर सुपर्णा, कोई यहाँ हुआ तो? किसी ने हमारी सारी बातें सुन ली हो तो? सुजीत अचानक से जैसे डर गया। सुपर्णा उसका हाथ पकड़कर अंदर लगभग बैठाते हुए खींचते हुए बोली, तुम डरते बहुत हो, चुपचाप बैठो यहाँ। गाड़ी के जाते ही अनुपमा और अमितेश भी अब वहाँ से बाहर आ गए। अनुपमा की आंखों में छाए हुए दर्द के बादलों को अमितेश ने देखा, पर उसे समझ में नहीं आया कि वह आखिर क्या बोलकर उसका ढाढ़स बंधाए। बस इतना ही बोल पाया, मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अनुपमा ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहीं पर खड़ी रही। आधे घंटे तक अमितेश गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई, और जब वह हार मानने को हुआ तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते अनुपमा एक भी शब्द नहीं बोली। घर आते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बिना अमितेश की तरफ देखे हुए चुपचाप अंदर चली गई। अमितेश गाड़ी को गैरेज में पार्क करके घर की तरफ मुड़ा ही था कि एक आदमी उससे अचानक से जा टकराया। नशे में धुत वह आदमी अमितेश के कान में कुछ बड़बड़ाया, अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप भाग जा यहाँ से, यह डायनों का बसेरा है, तुझे भी खा जाएंगी। अमितेश कुछ और पूछता या कुछ सोचता कि अंदर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। वह थोड़ा सतर्क हुआ, तभी उसे चंदू अपनी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई पड़ा। चंदू को उनकी ओर आता देख वह आदमी अमितेश के कान में फुसफुसाया, चलता हूँ, अगर तुम जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अमितेश के पास आते ही चंदू बोला, सरकार, गज़ब हो गया। क्या हुआ चंदू? हमारे दामाद साहब सुजीत बाबू को किसी ने अचानक से चाकू मार दिया है। शाम के 8 ही बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज की रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जंगल के बीचों बीच इस बंगले तक पहुंचने में डॉक्टर साहब और एम्बुलेंस को पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। वह तो अच्छा था कि घाव अधिक गहरा नहीं था, इसलिए सुजीत को अस्पताल ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पुलिस भी तब तक वहां आ गई थी। जब वह घटना घटी उस समय कमरे में सुजीत के साथ सुपर्णा भी थी। सुपर्णा का कोई पुराना दोस्त पहले से ही उस कमरे में छुपा हुआ था और उनका इंतज़ार कर रहा था। मौका मिलते ही उसने सुजीत पर हमला किया और जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ। जब सुपर्णा ने पुलिस को उसका हुलिया बताया, तब अमितेश की आंखों के सामने कुछ समय पहले टकराए हुए उस आदमी का चेहरा घूम गया। यकीनन यह वही आदमी था। पुलिस ने
अमितेश का भी बयान लिया। पुलिस इस हमले की घटना को आरुषि वाले हादसे के साथ जोड़कर देख रही थी। सभी औपचारिकताएं निपटाते निपटाते काफ़ी रात हो गई। उस रात घर में किसी ने भी डिनर नहीं किया। सब चुपचाप भूखे ही सो गए। अमितेश भी जब देर रात कमरे में लौटा तो उसे बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई। बाहर बारिश अब नहीं हो रही थी, लेकिन रह रहकर बिजली चमक उठती और गड़गड़ाकर ज़ोर से बादल गरजते। तेज़ हवा के कारण कमरे की खिड़कियां लगातार आवाज़ें करने लगीं। इस शोर ने अमितेश को आधी नींद से जगा दिया। अमितेश की आंखें ज्यों ही खुली कि अचानक बिजली चली गई। लाइट चले जाने की वजह से कमरे में अंधेरा होने के कारण वह थोड़ा सा सकपका गया। बाहर के लैंप पोस्ट से कमरे में आने वाली पीली रोशनी के बंद होते ही गहरा अंधेरा हो गया। छन 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 छन। अमितेश को लगा कि छत से घुंघरुओं की आवाज़ आई हो। टेरेस के ठीक नीचे होने के कारण इस कमरे में कई तरह की आवाज़ें आना एकदम सामान्य बात थी, लेकिन इतनी रात को घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा होगा भला? फिर अमितेश को पिछली रात की बात याद आ गई। उसने तुरंत अपने हाथ पर चिकोटी काटी और दर्द से करा उठा। इस बात से यह तो साफ हो गया था कि वह इस वक्त कोई भी सपना नहीं देख रहा था, यानी हकीकत में उसे घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने टेबल पर हाथ टटोलकर अपना लाइटर उठा लिया। लाइटर की रोशनी को छत की तरफ किया कि तभी फिर से छन छन की आवाज़ आई। बिना एक पल गंवाए अमितेश ने अपनी जैकेट पहनी और ऊपर सीढ़ियों की तरफ चल दिया। टेरेस का दरवाज़ा खोलते ही अमितेश की नज़र सामने खड़ी हुई अनुपमा पर पड़ी और वह अचानक से जैसे चौंक उठा। वह टेरेस की दीवार से पीठ टिकाए अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर पतली रेलिंग पर बैठी आकाश को एकटक निहार रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते और अंधेरे में खो जाते। पैरों में बंधे घुंघरू रह रहकर बज उठते। अमितेश दबे कदमों से चलकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसे डर था कि कहीं उसके कदमों की आहट से अनुपमा चौंक पड़ी तो नीचे गिर सकती है। अनुपमा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अमितेश कुछ कहने को हुआ कि वह अचानक से बोल पड़ी। वह यहाँ से ही गिरी थी। वह तड़पती रही और उसके पैरों के घुंघरू लगातार बजते रहे। इतना कहते ही उसने अपना पैर उठाया और ज़मीन पर धीरे से पटका। छन छन की आवाज़ फिर से हवा में गूंज उठी। इस तरह हिल हिल कर बैठोगी तो नीचे गिर जाओगी, फिर क्या होगा? अमितेश माहौल को हल्का करते हुए बोला, हड्डी पसली टूट जाएगी, जैसे उसकी टूट गई थी। यह सुनकर वह अमितेश कुछ नहीं बोल पाया, बल्कि सकपका गया। बोलता भी क्या? अनुपमा ने अमितेश का हाथ पकड़कर और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अमितेश को वहाँ एक अजीब सी कंपकपी महसूस हुई। कल्पा का तो मौसम ही वैसे भी ठंडा है, लेकिन इस कोने की ठंड कुछ अलग थी, कुछ ज़्यादा ही ठंडक थी इस एरिया में। वह बोली, हड्डियों में ठंड महसूस हुई? अमितेश ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। मेरे पास आओ अमितेश। अमितेश बिना कुछ बोले उसके करीब चला गया। वह फिर बोली, और पास। अमितेश उसके करीब गया और उसे अपनी बाहों में भरकर रेलिंग से नीचे उतार लिया। रात के अंधेरे में अचानक किसी ने ज़ोर से चिल्लाया, मिस्टर अमितेश, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? रात की खामोशी में रानी माँ की गंभीर आवाज़ तेज़ लगी।
रानी माँ को वहाँ देखकर अमितेश थोड़ा सा असहज हुआ, लेकिन अनुपमा को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वह अमितेश के गालों को छू कर बोली, मेरे घुंघरू उतार दो प्लीज़, अनुपमा अब सोएगी। अमितेश ने रानी माँ की तरफ देखा। वे कुछ बोली तो नहीं, पर उनकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आया। अमितेश ने झुककर अनुपमा के पैरों से घुंघरू चुपचाप खोल दिए। घुंघरू खोलते ही अनुपमा नीचे उतर आई और जैसे नींद से जागी बोली, थैंक्स अमितेश। फिर रानी माँ की तरफ पलटकर बोली, आई एम सॉरी नानी माँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? आज फिर आपकी नींद खराब कर दी मैंने। तुम्हें समय का कुछ ख्याल भी है? चलो तुरंत नीचे चलो। रानी माँ की आवाज़ गुस्से से कांप गई और उन्होंने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों के जाने के बाद अमितेश भी अपने कमरे में चुपचाप आकर सो गया, लेकिन अनुपमा का चेहरा सपने में भी उसका पीछा करता रहा। उसके सपने में वही दिखी। अगले 2 दिन तक अनुपमा उसके सामने नहीं आई। अमितेश का मन उसे देखने के लिए बेचैन हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं पूछा अनुपमा के बारे में। वह अपना काम चुपचाप करता रहा। तीसरे दिन जब अमितेश अपने कमरे में बैठा पोर्ट्रेट पर काम कर रहा था, तभी घर की नौकरानी ने आकर उसे बताया कि अनुपमा लॉन में उसका इंतज़ार कर रही है। लॉन में ही पोर्ट्रेट बनाने का सब इंतज़ाम हो गया है। वह चुपचाप उठकर लॉन में पहुंच गया। तब ना अनुपमा ने कुछ कहा और ना ही उसने कोई बात छेड़ी। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। अनुपमा भी उसे एकटक घूर कर देखती रही। थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम कुछ पूछोगे नहीं? अनुपमा की आवाज़ पर अमितेश ब्रश नीचे रखते हुए बोला, क्या क्या पूछूं मैं तुमसे? यही कि मैं उस रात छत पर क्या कर रही थी? मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? यही कि तुम मुझे डराने के लिए कथक कर रही थी, और क्या? तो तुम डरे? हाँ भी और ना भी। मतलब? भाई अगर सच कहूँ तो अब इतनी सुंदर चुड़ैल के हाथ से मरना कितनों को नसीब होता है भला। उसके इतना कहते ही अनुपमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अमितेश ने पहली बार अनुपमा को इतना खुलकर हंसते देखा था। वह अपलक उसे देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? अनुपमा के सवाल पर अमितेश थोड़ा सा सतर्क हो गया। यही कि तुम कौन हो और क्या पता चला? खैर, तुम एक पहेली हो जिसको सुलझाने में मैं खुद उलझता जा रहा हूँ और मुझे खुद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अमितेश की नज़रों को खुद पर टिकी देखकर बात बदलने के लिहाज से अनुपमा अचानक से बोली, अच्छा, क्या वे घुंघरू तुम्हारे पास हैं? हाँ। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। डर क्यों गई थी? अरे मुझे लगा कि मैंने उन्हें कहीं खो दिया। अमितेश ने पूछा, तो तुम डांसर हो? नहीं भाई, मैं नहीं। आरुषि भरतनाट्यम की ट्रेंड डांसर थी। मैं तो बस कभी कभी यूँ ही थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ। अनुपमा का उदास चेहरा देखकर अमितेश ने बात बदल दी। इसका मतलब दोनों बहनों की पसंद एक ही है। शाबाश अमितेश। अचानक आई सुपर्णा की आवाज़ ने अमितेश और अनुपमा दोनों को जैसे हैरत में डाल दिया। वह कब आई उन्हें पता ही नहीं चला। वह ताली बजाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। अमितेश ने कंधे उचकाकर सुपर्णा से इसका कारण पूछा। वह बोली, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। दोनों बहनों की पसंद एक ही है, और उस पसंद का नाम क्या है जानते हो? अभिजीत। माँ, अनुपमा चीख पड़ी। अमितेश की स्थिति न जाने कैसी हो गई। उस समय
बेहद अजीब हो गई। वह बस दोनों माँ बेटी को हैरत से देखता रह गया। डोंट शाउट ऑन मी, समझी तुम? तुम्हें क्या लगा कि यह बात सिर्फ तुम्हें पता है? यू सिली गर्ल, यह बात मुझे भी पता थी, समझी तुम? फिर थोड़ा रुक कर अमितेश की तरफ मुड़कर वह बोली, ये दोनों मेरी बेटियां हैं, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। यू नो अमितेश, मुझे वह लड़का अभिजीत कभी भी पसंद नहीं आया। उसके पास पैसा बहुत है लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। असल में ही इज़ अ क्रुक। एक बहन से शादी तो दूसरी से अफेयर। मुझे तो लगता है यही उसका प्लान था। मैंने तो रानी माँ को इस शादी के लिए साफ मना भी कर दिया था, पर मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। अब भुगतो। इससे अधिक अनुपमा कुछ भी अपनी माँ से सुन नहीं पाई। अपनी माँ का हाथ पकड़कर वह खींचते हुई बोली, जिंदा लोगों की इज्जत तो आपसे कभी हुई नहीं और आपने कभी उनकी इज्जत रखी भी नहीं। कम से कम अपनी मरी हुई बेटी की इज्जत तो मत उछालो। इतना कहकर वह चुप हो गई। अभिजीत और आरुषि के बीच कुछ नहीं था, समझी तुम? सुपर्णा अपने दोनों हाथ अमितेश की गर्दन में डालकर बोली, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल भी अच्छा है। और फिर बिना किसी के जवाब का इंतज़ार किए हंसते हुए वह वहाँ से चुपचाप निकल गई। सुपर्णा के जाने के कुछ देर बाद तक अनुपमा लगातार रोती रही। अमितेश ने भी उसे रोने दिया। आंसू बड़े से बड़ा घाव का दर्द कम कर देते हैं। अमितेश उसके पास खड़ा आंसुओं के थमने का इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब वह चुप हुई तब भी अमितेश ने बस केवल इतना ही कहा, कॉफ़ी पियोगी अनुपमा? उसके इस मासूम सवाल का जवाब अनुपमा ने भी मुस्करा कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों अमितेश के कमरे की बालकनी में बैठे गर्म कॉफ़ी और ठंडे मौसम के साथ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। अनुपमा बोली, इस कमरे को आरुषि यूज़ करती थी। कैसे? क्या करती थी इस कमरे में वो भला? अच्छा, तो ये उसका कमरा था? नहीं नहीं, यह उसका कमरा नहीं था। उसका कमरा तो दूसरा था, लेकिन वह इस कमरे में रहना अधिक पसंद करती थी। जंगल में घूम घूम कर पेंटिंग बनाती रहती थी, फिर बिना किसी को कुछ बताए चुपके चुपके सीढ़ियों से ऊपर आ जाती थी अपने कमरे में, ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। किसी को पता ही नहीं चलता कि वह कब आई और कब गई। उसे अपने में ही गुम रहना पसंद था। बोलते बोलते अनुपमा की आवाज़ कांप गई, जिसे अमितेश ने भी महसूस किया। बोला, तुम मुझे डरा तो नहीं रही? ऐसा कोई इरादा तो नहीं था? फिर यह बात क्यों बताई मुझे भला? बस ऐसे ही। कहीं फिर छन छन बजाकर डराने का इरादा तो नहीं है ना? है तो पहले से बता दो। मैं लॉन में टेंट लगा कर रह लूँगा, पर इस कमरे में बिल्कुल नहीं सोऊंगा, कसम से। अनुपमा को तेज़ हंसी आ गई। बोली, अमितेश, क्या तुम आत्मा और रूहों पर भरोसा करते हो? खैर सच बताऊं तो अब तक तो नहीं करता था, पर अब पता नहीं। पर तुमसे मिलने के बाद लगता है जल्दी ही करने लगूंगा। अमितेश, तुम भी ना? मैं भी क्या? अमितेश ने अनुपमा की आंखों में ध्यान से झांका तो वहाँ चाहत दिखाई पड़ी। वह बोला, तुम अगर बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम अभिजीत से प्यार करती हो ना? पता नहीं, मैं शायद जानती ही नहीं। तो शादी क्यों कर रही हो उससे भला? तुम सवाल बहुत करते हो, छोड़ो ये सब बातें। तुम जवाब जो नहीं देती तो क्या करूं मैं? वह अचानक खड़ी होकर बोली, चलो तुम्हें मैं अपना कमरा दिखाऊं। अमितेश समझ गया कि वे जवाब नहीं देना चाह रही, इसलिए उसे टाल रही है। इसके बाद फिर उसने उससे
कुछ भी नहीं पूछा और उससे पीछे पीछे चल दिया। बस इतना बोला, तो फिर क्या अब हम दोस्त हो गए? अनुपमा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, नाउ वी आर फ्रेंड्स। अमितेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में थाम लिया और फिर उसके पीछे चल दिया और बोला, पहले ठीक से सोच लो, बाद में बदल तो नहीं जाओगी ना? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। अनुपमा उसका पीछे गया हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोली, जो कह दिया समझो पत्थर की लकीर, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। उसके इतना कहते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। अनुपमा ने उसे चलने का इशारा किया और अमितेश चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ऊपर पहुंचते ही अनुपमा का कमरा टेरेस के सामने था। कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोलने के लिए ज्यों ही अपना हाथ बढ़ाया तो देखा कि कमरा पहले से ही खुला हुआ है। अनुपमा थोड़ी सी हैरान हुई क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा हमेशा से बंद रहता है और उसके अलावा कोई भी कमरे में नहीं जाता है। कमरे में अंदर घुसते ही उसने लाइट जलाने के लिए स्विच पर हाथ रखा तो कुछ गीला सा महसूस हुआ। कमरे की लाइट नहीं जली लेकिन बरामदे में रोशनी थी। अमितेश ने पूछा, क्या हुआ? शायद लगता है फ्यूज़ की फिर से प्रॉब्लम होगी। हाँ वह तो मैं समझ गया, पर तुम अपने हाथ ऐसे क्यों देख रही हो? बस ऐसे लगा जैसे स्विच पर कुछ गीला सा था जो मेरी उंगलियों पर लग गया है। अमितेश बोला, बाहर चलो ज़रा। बरामदे में आकर अपना हाथ देखते ही अनुपमा बुरी तरह डर गई। उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। तुरंत अमितेश और अनुपमा पीछे पलटे। बरामदे की धुंधली रोशनी में कमरे का नज़ारा देखते ही दोनों एकदम से हैरान हो गए। उनकी हालत खराब हो गई। कमरे के अंदर छत की कुंडी में फंदे से लटकी एक लाश मिली। अनुपमा घबराकर ज़ोर से चीखी। सुजीत के हमलावर को अमितेश ने देख तो लिया था, पर वह पुलिस को कुछ भी बताने में नाकामयाब रहा। उधर सुपर्णा ने आरुषि पर जो इल्ज़ाम लगाया वह अनुपमा को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या वाकई आरुषि अभिजीत को चाहती थी, जिस वजह से उसकी जान गई? और किसकी थी वह लाश जो अनुपमा के कमरे में लटकी हुई इन दोनों ने देखी थी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगली किस्त में, यानी कि तीसरे भाग में, पार्ट 3 में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है। अगर ना किया हो तो प्लीज़ अब कर दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।